हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट प्लांट ब्रीडिंग। एंड ये जो प्लांट ब्रीडिंग है इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एक्चुअली जब प्लांट ब्रीडिंग होती है क्या होती है और जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक लिमिटेड नंबर की पॉपुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि सबको खाना मिले, प्रॉपर तरीके से मिले, तो हम प्रोडक्शन करेंगे खाने का, ऑब्वियसली बात है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा मतलब होता आया है कि जो प्रोडक्शन है वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, मतलब एक लिमिटेशन के साथ ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया और सबकी मतलब सबको फुलफिलमेंट हो गई, सबको पूरा मिल गया। नो, दैट कैंट हैपन। तो उसके लिए क्या है, एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोशिश की गई ऐसे तरीके से कि हम लोग ईल्ड को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग एज अ टेक्नोलॉजी, मतलब अगर मैं एज अ टेक्नोलॉजी उसको देखूं तो उसमें कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा ईल्ड बने, लेकिन एक लार्ज एक्सटेंट पे, बड़े लेवल पे, ठीक है। अगर सपोज एक छोटी सी पॉपुलेशन है उसको फीड कराना है, वो तो सिंपल तरीकों से हो सकता है, जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड्स हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा मतलब बड़ी, जैसे पॉपुलेशन हर दिन बढ़ रही है, उसको फीड कराना है, तो हमें चाहिए नए तरीके। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा भी है कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उसमें क्या हुआ था, बहुत ज्यादा क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस की गई थी। एंड उसकी वजह से ना ही सिर्फ हमारी कंट्री में जो लोग थे उनका पेट अच्छे से भरा, बल्कि जो फूड प्रोडक्शन जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हुई, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग में अभी हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे कि जब प्लांट ब्रीडिंग करते हैं तो ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देंगे कि बस सीड्स डाले और स्टार्ट कर दिया। नो, हम लोग का गोल होता है कि बेटर से बेटर हम लोग चीज प्रोड्यूस कर सके। एंड कैसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे वो इसमें देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग ये वाला पार्ट तो इतना हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बहुत अबाउट दे रखा है कि ये पर्पसफुल मैनिपुलेशन है प्लांट स्पीसीज का, ताकि हमें एक डिजायर्ड प्लांट टाइप मिले जो कल्टीवेशन जिसका बेटर हो सके, बेटर यील्ड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके एंड डिजीज रेजिस्टेंट हो। ध्यान से सुनिए, प्लांट ब्रीडिंग एक बहुत ही पर्पसफुल मैनिपुलेशन है। अच्छे तरीके से सोच के पर्पस कर, मतलब पर्पसफुली हम उसको मैनिपुलेट करें, किसको, प्लांट स्पीसीज को। और उसके बाद हम क्या कर सके, डिजायर्ड प्लांट टाइप हम लोग क्रिएट कर सके। इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप, जो मतलब हमको चाहिए प्रॉपर वैसा प्लांट हमको मिल जाए जो कि कल्टीवेशन के लिए अच्छे से सूटेड हो, जो बेटर ईल्ड दे और जो डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है। मतलब जिसको जल्दी से बीमारी भी ना लगे, जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके और कल्टीवेशन के लिए बेस्ट हो। तो हमारा गोल यही है कि प्लांट ब्रीडिंग के हेल्प से हम लोग मैनिपुलेट मैनिपुलेट मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस करके, जो नेचुरल मेथड आ रहा है, ठीक है, वो से हम उससे प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ आगे ये एक मेन चीज हुई। मैं आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो कराने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहीं पे दे रखा है, plant breeding programs are carried out in a systematic way worldwide in government institutions and commercial company। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दो जगह पे हो रहा है, नहीं। अब इसको अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर जो होते हैं, वो जो कमर्शियल कंपनीज हैं जिनका गोल है कि ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस करना, उसको बेचना, वो कर सके। और अब इसके अंदर जो मेन स्टेप है वो हम ध्यान से देखेंगे। नंबर पे दे रखा है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ध्यान से देखिए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। नाउ व्हाट डज दैट मीन, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। आप सपोज किसी प्लांट को उसका कुछ सबसे बेस्ट फीचर निकालना चाहते हो, या आप कोई एक नई चीज बनाना चाहते हो, तो आपके पास वेरिएशन तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए ना। सपोज आप एक ऐसा रोज प्लांट या आप एक ऐसी क्रॉप उगाना चाहते हो जो जल्दी से खराब ना हो, जो काफी अच्छी ईल्ड दे, ज्यादा प्रोड्यूस हो, ज्यादा लंबे टाइम चले, तो आपके पास अलग अलग उसी क्रॉप से रिलेटेड जो वेरिएशन है, मतलब कोई वाइल्ड स्पीसीज हो गई, कोई नेचुरल स्पीसीज हो गई, कोई मतलब घर में उगाई हुई स्पीसीज हो गई, आपके पास वेराइटी में वो सारी चीजें होनी चाहिए। दैट इज मस्ट। पहला पार्ट यही कह रहा है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, वेरिएशन आपके पास होनी चाहिए कि भाई किसके साथ आप काम करने वाले हो। कई क्रॉप्स में प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द क्रॉप। सपोज एक क्रॉप आपको उगानी है, दिस इज अ क्रॉप जो आप उगाना चाहते हो, ठीक है। अब इसके हो सकता है रिलेशन में कोई वाइल्ड रिलेटिव आपके पास प्रेजेंट हो, इसका जो जंगल, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ये जंगली फल है, तो मतलब हो सकता है वो अभी तक उसको ज्यादा यूज ना किया गया हो, बट जंगल वगैरह में वो मिलते हैं।
collection and preservation of all the different wild varieties, species and relatives of the cultivated species is a prerequisite. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितनी भी वाइल्ड वेराइटीज़ हैं उसको कलेक्ट करो, प्रिजर्व करो एंड उसके बाद आप उसको क्या करो, अच्छे से एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि सपोज मेरे को एक नई तरह की क्रॉप निकालनी है, तो मैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब जो मेरे पास वेरिएशन है, उसमें से देखूंगी मैं किसके साथ चेंजेस कर सकती हूँ, किसको चेंज करके किसके डीएनए में कुछ चेंजेस कर सकती हूँ. ये सारी चीजें मैं मतलब मेक श्योर करूँ. उसके बाद जब मैं एक्सप्लॉयटेशन कर दूंगी नेचुरल जीन का प्रॉपरली, जो मतलब जो मुझे चाहिए डिजायर्ड जीन का, तो फिर फाइनली आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस. द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलियल्स for all genes in a given crop is called germplasm collection. तो सारा का सारा कलेक्शन प्लांट या सीड्स का जिसमें अलग अलग एलिल्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग जीन्स के, और एक क्रॉप के अंदर, उसको हम लोग जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं. ठीक है, मतलब अगर मेरे पास हर टाइप के प्लांट सीड्स और उसके जो वेरियस एलिल्स हैं वो प्रेजेंट है, और वो पूरा का पूरा मतलब एक क्रॉप का जीन मेरे पास प्रेजेंट है, तो आई कैन कॉल इट जर्मप्लाज्म कलेक्शन. समझ में आई ये बात आपको? अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. ये तो हमने देखा कि पहले तो हमारे पास वेरिएबिलिटी, ठीक है, ये होनी चाहिए, ये हम देख चुके, दिस इज चेक, ये हमारे पास वेरिएशन है तभी कोई चीज हम सोच सकते हैं नहीं करने की. उसके बाद हमारा है कि आपको क्या करना है, द germplasm is evaluated so as to identify plant with desirable combination of character. अब जितनी भी हमारे पास वेराइटी प्रेजेंट है ना बच्चा, उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से मतलब देखेंगे कि किसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे काम के हैं. सो germplasm को इवेल्युएट करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज हमारे काम की है. The selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. जो सेलेक्टिव प्लांट होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वो यूज होंगे इस प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. फिर से सुन लीजिए, द सेलेक्टेड प्लांट जिसको आपने सेलेक्ट किया वो मल्टीप्लाई होंगे एंड वो इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं. प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड वेयर एवर डिजायरेबल एंड पॉसिबल. हम लोग क्या करते हैं, प्योर लाइंस, जो मतलब अच्छी, जिसे कहते हैं ना अच्छी जो लाइंस हैं, उनको हम क्रिएट करते हैं. मतलब सपोज मैंने देखा कि मुझे ये पर्टिकुलर क्रॉप चाहिए और ये क्रॉप चाहिए, अब ये तो पेरेंट प्लांट हो गए, फिर उसकी हेल्प से हम लोग प्योर लाइन क्रिएट करेंगे जिसमें कोई भी मतलब और कैरेक्टरिस्टिक ना हो, जो डिजायर्ड, जो मैं चाहती हूँ वैसे कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर हो. ठीक है, फर्स्ट स्टेप वाज कि हमारे पास वेरिएशन में सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए. दूसरी चीज हम लोग पेरेंट्स को इवेल्युएट एंड सेलेक्ट करते हैं. थर्ड इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स. द डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैव वेरी ऑफन टू बी कंबाइंड फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स. For example, high protein quality of one parent may need to be combined with the disease resistant from another parent. ये वही बात आ गई, सपोज मेरे पास दो स्पीसीज है, ये A है, ये B है. इसकी ये क्वालिटी है कि ये बहुत अच्छा प्रोटीन देगा, बहुत प्रोटीन रिच है, और इसकी ये क्वालिटी है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट है, जल्दी खराब नहीं होगा. मैं दोनों को कंबाइन करके एक तीसरी चीज बनाऊंगी जो कि मेरे लिए बेस्ट होगी, तो ये होगा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. फिर से रिपीट करती हूँ, जो फर्स्ट था दैट वाज वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करना, वेरिएशन को कलेक्ट करना. दूसरा सेलेक्ट करना, इवेल्युएट करना पेरेंट्स को. तीसरा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करना, किसका, सेलेक्टेड पेरेंट्स का, मतलब उनको आपस में मतलब मिलाना. दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग द टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड दैट जेनेटिकली कंबाइन द डिजायर्ड कैरेक्टर्स इन वन प्लांट. ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैंने क्रॉस हाइब्रिडाइज कर दिया दो पेरेंट्स को ताकि हाइब्रिड प्रोड्यूस हो जाए, मतलब कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को मिला के एक नई चीज करने की कोशिश करी. और एक और चीज, ये कोई आसान चीज नहीं है जितना सुनने में लग रही है ना कि एक पेरेंट लिए दूसरे पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक लिए मिला दिए. नो, दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम जाता है. इट इज अ टीडियस प्रोसेस, थोड़ा टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, थकान भी होगी, क्योंकि हम लोग पॉलन ग्रेन चूज करेंगे डिजायरेबल प्लांट्स के, और मेल पेरेंट में से हम लोग पॉलन ग्रेन लेंगे, उसको हमें जो दूसरा प्लांट है उसके स्टिग्मा पे लैंड कराना है ताकि मेल और फीमेल का, जिसे कहते हैं ना, फ्यूजन हो सके गैमेट्स का. एंड इसके बारे में आप ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो. एक और चीज है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द हाइब्रिड्स डू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स. ये भी जरूरी नहीं है कि हाइब्रिड्स जब हम बनाएंगे
तो 100% श्योर शर्ट नहीं है कि भैया वो आगे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर ही देगा, इट्स नॉट नेसेसरी। कई बार क्या लगता है, ओनली वन इन अ फ्यू 100 to 1000 क्रॉसेस शो द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। कई बार मतलब हजारों में कोई एक होती है जो मतलब फाइनल जैसा हमें चाहिए कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन हमको दे पाती है। ठीक है, आई थिंक ये वाला आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ इजी सिंपल लैंग्वेज में। वेरिएबिलिटी कलेक्ट करना, वेरिएशन कलेक्ट करना, इवेल्युएशन करना सेलेक्टेड पेरेंट्स का, उसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। हम लोग क्या करेंगे, जो भी सेलेक्टेड पेरेंट्स हैं उनको आपस में मिलाएंगे उनके गैमेट्स को, ताकि डिजायर्ड कोई चीज मिले। ये 3 स्टेप हो गए। अब देखो इसमें जो प्रोजेनी आई, प्रोजेनी मतलब जैसे आपने, एक मिनट रुकिए, ए और बी के कैरेक्टरिस्टिक मिलाए थे, ए प्रोटीन अच्छा यील्ड कर रहा था, दूसरा डिजीज रेजिस्टेंट था, तो हमने सी बनाया था। तो ये एक ही नहीं बना, बहुत सारी प्रोजेनी बनती है। तो इसने क्या बोला, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व, एक सेकेंड, दिस स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड दोज प्लांट दैट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। हम वो चीज चूज करेंगे, वो वाला प्लांट जिसमें प्रॉपर वो कॉम्बिनेशन है जो हमको चाहिए। The selection process is crucial to the success of the breeding objective and require careful scientific evaluation of the progeny. अब ऐसे ही नहीं कि बैठे बैठे मैं बोल दूं कि हाँ जी ये सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट कर लो। नो, दैट वी कांट डू। हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो ये है कि हम लोग ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारा जो गोल था कि मुझे एक ऐसी स्पीसीज चाहिए जो प्रोटीन रिच हो और डिजीज रेजिस्टेंट हो, तो मेरा वो गोल पूरा हो, मेरा जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो। और दूसरी चीज, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान से इवेल्युएट करना पड़ेगा प्रोजेनी। ठीक है, दिस स्टेप यील्ड्स प्लांट दैट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स। इस स्टेप में प्लांट्स आते हैं जो कि दोनों पेरेंट से बेटर होते हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक आए तो दोनों पेरेंट से एक ना एक लेवल पे बड़े बेटर हो गए। दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशन। उसके बाद ऐसा नहीं कि बस फाइनल हो गया, लो जी प्लांट बन गया, नहीं, उसको भी सेल्फ पॉलिनेट कराया जाता है बार बार, ताकि होमोजाइगोसिटी अचीव हो पाए। आपने 5th चैप्टर में पढ़ा होगा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो ये होमोजाइगट उसी की बात हो रही है। नहीं पढ़ा तो प्लीज आप 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या फिर चैप्टर 5th की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। सो दैट द कैरेक्टर विल नॉट सेग्रीगेट इन द प्रोजेनी। मेन चीज है कि हमारा जो सेग्रीगेशन है वो ना हो, हमारा जो एक यूनिफॉर्मिटी बनी है, जो एक मतलब प्रॉपर जो हम देख रहे हैं ना पैटर्न बना है, होमोजाइगसिटी हमें देखने को मिली है, वो कंटिन्यू रहे। नाउ 4th स्टेप में हमने जो प्रोजेनी आई उसको भी टेस्ट करा, हमने देखा कि कौन सक्सेसफुल होगा कौन नहीं होगा। देन फाइनली टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार्स। The newly selected lines are evaluated for their yield and other agronomic traits of quality. हमने क्या किया, नई सेलेक्टेड लाइंस को लिया, उनको इवेल्युएट किया उनकी यील्ड के लिए कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा फॉर देयर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स ऑफ क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंट एटसेट्रा। ये तो एक चीज हुई। This evaluation is done by growing these in the research field and recording their performance under ideal fertilizer application. मतलब कि अब मुझे देखना है कि कौन सी स्पीसीज, मतलब जो प्रोजेनी आई है उसमें से कौन सी बेटर है, कौन सी डिजीज रेजिस्टेंट है, ये सारी चीजें। इसके लिए उसको हम लोग रिसर्च फील्ड जो होती है प्रॉपर, जहाँ पे रिसर्च होती है, और वो ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी पार्क में उगा दिया या किसी भी खेत में उगा दिया, नहीं, प्रॉपर एक फील्ड होती है जहाँ पे काम करते हैं साइंटिस्ट डिफरेंट। सो वहां पे उनकी मतलब हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं कि अच्छा मैंने ये फर्टिलाइजर डाला तो ये असर दिखा, अच्छा मैंने ये डाला तो ये दिखा। तो इरिगेशन, क्रॉप मैनेजमेंट एंड जिसे कहते हैं फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज ऐसे है। The evaluation and research field is followed by testing the material in farmers field for at least 3 growing season at several location in the country. देखो, it's not easy कि बस बना दिया, उगा दिया, खत्म हो गया। No, अब उसने बोला है कि अगर मुझे पता करना है कि फाइनली यही वो प्लांट है जो मुझे चाहिए था, या वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसने क्या लिखा है, जो इवोल्यूशन है वो कैसे करते हैं, फार्मर फील्ड में उसको पूरा मतलब टेस्ट करते हैं 3 ग्रोइंग सीजन तक, मतलब फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन, 3 ग्रोइंग सीजन पे हम उसको देखते हैं सेवरल लोकेशंस इन अवर कंट्री, रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स वेयर द क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसको चेक करते हैं अच्छे से कि
प्रॉपर ये काम कर रहा है 3 सीजन में। ये नहीं कि एक बार उगाया, अच्छा सक्सेसफुल हो गया तो खत्म कर दिया। अलग अलग सीजन में उसको इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद हम लोग चूज करते हैं कि भाई कौन सा एक कल्टीवार है जो जो फाइनली जो एक बेस्ट आया है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको इतना कुछ सुनने के बाद भी अभी भी एक बार क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको एक शॉर्ट सा रिकैप दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, प्लांट ब्रीडिंग इज हम लोग प्लांट को मैनिपुलेट करते हैं, उसको चेंजेस करते हैं। एक तो होता है नेचुरल, सीड डाला प्लांट उग गया, दैट इज नॉट प्लांट ब्रीडिंग। लेकिन अगर हम बात करें हम प्लांट ब्रीडिंग करवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो मतलब हम लोग उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहली बात तो मेरे पास वेरिएशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं सपोज कुछ बनाने वाली हूँ या कुछ करने वाली हूँ तो मेरे पास जितनी वेराइटी है वो अवेलेबल होनी चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड। अब मैं उसमें से पेरेंट्स ढूंढूंगी कि कौन सी 2 वेराइटी या कौन सी 2-4 वेराइटी ऐसी है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे चाहिए और ये बेस्ट है। ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड में मैं उनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाऊंगी। इधर अगर मम्मी है, इधर पापा है, मेल और फीमेल है, दोनों को हम मिलवाएंगे उनके गैमेट्स को और एक नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करवाएंगे। ये प्रोजेनी भी ये नहीं कि फाइनल हो गया, उस प्रोजेनी को भी बहुत सारी प्रोजेनी बनेंगी। उसमें से हम लोग डिजायर्ड जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो आने का वेट करते हैं। एंड जब फाइनली हमें लगता है कि हाँ ये प्रोजेनी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, उसके ऊपर भी फील्ड पे काम होता है। मतलब कि उसको फार्मर्स देखते हैं, 3-4 सीजन तक ग्रो करते हैं, फर्टिलाइजर्स उस पर काम करते हैं, तब फाइनल डिसाइड होता है कि हाँ जी ये वाली वो पर्टिकुलर क्रॉप है जो बहुत बढ़िया है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हमारा इस प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस के अंदर आता है। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको कभी भी एग्जाम में आए तो पॉइंट में ही लिखिएगा। उसके अलावा अगर आपको समझना है तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग व्हीट एंड राइस, शुगर केन, मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और कुछ चीजें जो है वो मैं बाय पार्ट्स पढ़ा दूंगी। ये जो पूरी यूनिट है ना, ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आपको इसके पहले के चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, ये चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको चेक कर सकते हो। नीचे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी फॉर द वेरियस प्लेलिस्ट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, थोड़ा भी आपको समझ में आया, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।